इन दिनों में हमारे देश में सबसे ज़्यादा चर्चित जो मसला है, वो मामला है, वो अतुल सुभाष के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का है। आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मृत्यु तो आदमी के निश्चित है, वो हर एक आदमी को आती है, चाहे वो अपराधी हो, चाहे जज हो, या भला आदमी हो, चाहे बुरा आदमी हो। मृत्यु सभी की असंभवी है और उनका एक समय निश्चित है। उस निश्चित समय से पहले मरना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन जब आदमी की जीवेष्टता खत्म हो जाती है, जब जीवन जीने की इच्छाएं खत्म हो जाती है, तब उसके बाद केवल बचती है मृत्यु क्षण। तो मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसी व्यवस्था करके रखनी चाहिए कि कभी परिवार के कारण, देश के सिस्टम के कारण, शारीरिक बीमारी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण, किसी भी कारण से यदि आदमी की जीवेष्टता खत्म होने लगे तो उसको संभाले, उसमें अपने आप को संभाले। और सबसे अच्छी भूमिका होती है इसमें अपने परिवारजनों की और मित्रजनों की, कि कम से कम अपने जीवन में कुछ ऐसे रिश्तेदार या मित्र अपने साथ रखें जिनको हर चीज़ कह सकें और वो हमारे जीवन में ये जो घटनाएं घटती है वो उसके लिए एक सबल साथी बन के हमारे साथ रहे। समय है, कभी स्थिर नहीं रहता है, समय निकल जाता है, पास हो जाता है। अच्छे दिन भी स्थिर नहीं रहते हैं तो बुरे दिन भी स्थिर नहीं रहते हैं। ग्रह दशाएं चलती है, ग्रहों की गतियां चलती है, आदमी का उत्थान पतन होता रहता है। जिस दिन मृत्यु आ जाएगी, लेकिन उससे पहले क्या मरना, उससे पहले तो यदि कोई बुरा समय आ गया है तो उसको निकल जाने दो। भविष्य की किसको क्या पता है, आगे बहुत अच्छा समय आ रहा हो, बहुत सुखद जीवन हो रहा हो, आप पहले उसको जीवन को खत्म कर रहे हो। और यदि कोई इस लिहाज से खत्म करता है कि मैं मरूंगा तो ये मुद्दा सरकार तक जाएगा, जस्टिस तक जाएगा, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने में है। जज को अपनी तनख्वाह मिल रही है, वो अपना ड्यूटी कर रहा है, अपना जीवन यापन का साधन कर रहा है, वकील अपनी आजीविका चला रहे हैं, ये मीडिया वाले, पत्रकार, ये सब अपने अपने पेट पालने के जुगाड़ में हैं। और नेता भी इसी तरह, किसी को कोई फुर्सत नहीं है कि कौन जिंदा हुआ और कौन मर गया है। तो आप क्या किसके लिए मर रहे हो? जीवन आपका है तो मस्ती से जियो। आ गया बुरा समय, रास्ते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा ना कि संसार में दुखी है, चाहे गरीब आदमी है तो ही दुखी है, चाहे अमीर आदमी है तो ही दुखी है, चाहे डॉक्टर है तो ही दुखी है, इंजीनियर है तो ही दुखी है। तो संसार इस दुखों का घर है, लेकिन दुखों के कारण भी है और उन कारणों को हटाने के उपाय भी है। तो ये भगवान बुद्ध का रास्ता सबसे बढ़िया रास्ता है दुखों को हटाने के लिए। तो मजबूत रहना चाहिए। चलो अब मैं आता हूँ अतुल सुभाष के मामले में। हमारे एक देश में दंड संहिता है जिसके अंदर अपराधों के विवरण दिए गए हैं और उनमें क्या सजाएं वो भी उसमें लिखा हुआ है। तो एक समय वैवाहिक जीवन में जो बहू शादी करके आती है, उनकी आत्महत्या के, उनकी हत्याओं के काफ़ी मामले सामने आए। तो सरकार ने कानून बनाया ताकि ये घटनाएं नहीं हो। सरकार की मंशा थी कि ऐसे कानून बने ताकि जो दहेज यानी धन के लालच में कि किसी को प्रताड़ित करना, किसी की हत्या करना जैसे काम नहीं हो। इसलिए आईपीसी में धारा 498
ए जोड़ी गई। धारा 458 ए क्या है, इसके बारे में वकील और जज ज़्यादा जानते हैं, लेकिन इन दिनों दुर्भाग्यवश मुझे भी इस धारा का अध्ययन करने का काम पड़ गया। धारा 458 ए में यह है, किसी भी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। यानी जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब इसमें एक स्पष्टीकरण दिया गया है कि क्रूरता का मतलब क्या है। तो उसके अंदर जो ए है, ये है जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है या रहे। तो अपन पहले इसी इश्यू पे है डिस्कस करते हैं कि पति या उसके नातेदार, पति और उसके नातेदार द्वारा, रिश्तेदार द्वारा जानबूझकर ऐसा कोई आचरण करे, विलिंगफुलनेस, जानबूझकर, कि उससे वह स्त्री आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाए या उसके जीवन या उसके अंग या स्वास्थ्य, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, खतरा पैदा हो जाए। अब ये जानबूझ करके की गई शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, जिसके कारण किसी स्त्री को आत्महत्या करने की प्रेरणा मिलती हो या उसके जीवन, स्वास्थ्य या उसके कोई अंग को खतरा पहुंचता हो, ऐसी क्रूरता, ऐसा आचरण क्रूरता की श्रेणी में आता है। नंबर 1 तो यही है। तो ऐसा नहीं कि घर में पति पत्नी के कोई झगड़ा हो गया है और उस झगड़े को लेकर के वो 458 लगाने के लिए थाने पहुंच जाए। एक मेरे पहचान वाले के यहाँ एक मामला हुआ। उसकी शादी किए हुए 30 वर्ष बीत चुके थे। उसकी बच्ची 29-30 साल की अविवाहित बच्ची है, दूसरी बच्ची 20 साल की है, तीसरा बच्चा 14 साल का है। इतने बड़े बड़े बच्चे, और शादी को 30 साल हो गए, और पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी है। ऐसे में पति पत्नी के आपस में मनमुटाव तो हो सकता है, लेकिन जिस मामले की मैं बात करता हूँ उसका मनमुटाव होने का कारण आप जो सुनोगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको भी। 14-15 साल पहले पति पत्नी ने अपना घर बसाने की योजना बनाई और पति ने अपनी आमदनी के स्रोत से एक भूखंड खरीदा। तो पत्नी ने कहा, ये भूखंड आप मेरे नाम से रजिस्ट्री करवा दो। तो पति ने कहा, अपन दोनों के नाम डाल देते हैं, परिवार के लिए खरीद रहे तो दोनों के नाम डाल देते हैं, इसमें रजिस्ट्री में क्या फर्क पड़ता है। तो पत्नी बोलती है कि क्या मुझ पर भरोसा नहीं है क्या आपको? यदि आप मेरे नाम ही करवाते हो रजिस्ट्री तो आपको क्या दिक्कत है, मैं कि बाहर थोड़ी जाऊंगी। पति ने बात हंस के टाल दी और उसके नाम से उस भूखंड की रजिस्ट्री करवा दी। होगी साहब रजिस्ट्री। दोनों परिवार 13-14-15 साल तक आराम से रह रहे, बच्चे बच्चियां साथ में रह रहे, कहीं कोई परेशानी नहीं। पर पति की माँ जब सीरियस बीमार पड़ जाती है, तो चूंकि उसका पति भी नर्सिंग केयर करने में एक्सपर्ट था, तो उसे सोचा कि मैं मेरी माँ को बड़े भाई से अपने घर ले आता हूँ, मैं उसकी नर्सिंग केयर भी करूँगा, डॉक्टर भी मेरे परिचित है, रात बिरात।
और मेरी उम्र भी मेरे बड़े भाई से कम है, तो वो अपनी माँ को अपने घर ले आता है। बस यहाँ समस्या पैदा हो गई। उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि वहाँ उनके घर आए, तो हमेशा की है किचकिच शुरू होगी। माँ सीरियस थी, बीमार थी, बीपी की मरीज थी, आंखों में था एक ग्लूकोमा भी था, सांस की प्रॉब्लम भी थी। तो माता जी के लिए कम नमक, कम मिर्ची की सब्जी, कम शक्कर की चाय, ये सब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी थी। तो जाहिर है कि वो उनके लिए खाना अलग से बनना चाहिए ताकि उसमें अंदर मिर्ची कम हो, तेल कम हो, घी कम हो, नमक कम हो, शक्कर कम हो। लेकिन पत्नी की जिद थी कि खाना एक साथ ही बनेगा, सबके लिए बराबर बनेगा, मेरे से कोई अलग से खाना नहीं बनता है। हालांकि वो चूंकि दोनों सर्विस में थे, इसलिए दोनों मिलके ही खाना बनाते थे। कि कभी वो बना लेती, सुबह बना लेती, कभी वो शाम को बना लेते। बच्चियों को भी खाना बनाने का काम सिखाया नहीं। वो उनकी दोनों की सबसे बड़ी गलती ये थी कि बड़ी बड़ी बेटियां होगी लेकिन घर का काम नहीं सिखाया उनको। बस पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते हो, दिन भर मोबाइल देखते रहो, बस ये काम सिखाया। जब खाना माता जी के स्वास्थ्य के लिए योग्य नहीं बना तो खाना बनाने की जिम्मेदारी बेटे ने अपने कंधों पे ले ली। सुबह शाम अपनी माँ से ही, सुबह शाम अपने माँ के लिए खाना वही बनाता था। तो जब माँ के लिए खाना बनाता था तो पूरे परिवार के खाना बनाने की जिम्मेदारी भी उसको सौंप दी। और पत्नी अपना जो टाइम है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या कोई कविताएं लिखने में, ये इसमें गुजारना शुरू कर दिया। लेकिन कहीं कोई बात घर से बाहर आई नहीं कि कहीं घर में समस्या है। कोई इवन माता जी को भी पता नहीं पड़ने दिया कि दोनों में अच्छा नहीं चल रहा है। एक दिन माता जी का स्वर्गवास हो जाता है, माता जी चली जाती है। माता जी के सभी बेटे बेटियां बहुत समझदार थे, तो वो उन्होंने सोचा कि माता जी के जो भी कुछ 2-3 तोला गहने हैं सोने के, वो उसका बंटवारा ना करके और एक ऑप्शन रख दिया कि भाई जिसको अपनी माँ की निशानी चाहिए वो पैसे दे करके वो खरीद ले। और वो जो पैसे जो मिलेंगे वो एक कॉमन फंड उसका बनाया जाएगा, जो जो माता जी के दान पुण्य के संबंध में जो भी कार्य होते हैं उस पैसों में से उनको पे कर दिया जाएगा। तो एक सोने की चैन थी, चूड़ियाँ थी, कुछ चांदी के पाजेब थे। तो वो बेटों ने ले लिए भी, मैं मेरी माँ की ये निशानी मेरे पास रखता हूँ, और उसका वजन करा करके उस दिन के भाव से वो पैसे एक कॉमन फंड में डाल दिए। तो उस कोई पति ने भी इच्छा हुई तो उसने माता जी की एक सोने की चैन थी वो उसने ले ली और पैसे जमा करा दिए, और घर जा करके वो चैन अपनी पत्नी को दे दी कि इसको संभाल के रखना, मेरी माँ की निशानी है। बस उसके बाद में तो एक योजना बनाई पत्नी ने। शाम का समय था, किचन में खाना बना रही थी, मोबाइल को इम्प्लांट किया और झगड़े की शुरुआत शुरू कर दी। शुरुआत क्या थी कि उसके कोई रिश्तेदार आए थे, तो उसके जो 14-15 साल का बच्चा था उसको 150 रुपये दिए थे रिश्तेदारों ने। उस बच्चे ने वो 150 रुपये अपने पापा को दे दिए, जबकि मम्मी चाहती थी कि वो पैसे बेटा मुझे दे। उस बात को लेकर के शुरू हो गए, और वो उधर से वो रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई। उस समय पति बीमार था, 6-7 दिन से बीमार था, ऑफिस से भी छुट्टियां ले रखी थी, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। तो वो चाहता था कि ये झगड़ा ना हो, तो बार बार ये कहता रहा तू चुप हो जा, तू चुप हो जा। लेकिन वो चुप नहीं होकर के आवेशित होते हुए और पति को उत्तेजित करती रही। कभी एक बात पूरी है तो दूसरी बात शुरू कर दे, लेकिन
के कलह बंद नहीं कर रही थी। उसकी बेटी भी वहां थी। वो जानते थे कि हो रही रिकॉर्डिंग, हो रही बढ़िया रिकॉर्डिंग हो रही, सबूत बन रहा है एक। अंत में कोई पति ने अपने कोई ससुर को फोन किया, तो जो ससुर ने बात नहीं की, हालत खराब हो गए, पति की पिटाई भी हो चुकी थी। तो उसने अपने भाई को, दूसरों को बुलाया। वो रात को पहुंचे, समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और वो 2 दिन बाद तो महिला पुलिस थाने पहुंच गई, एक महिला वकील को लेकर के। और पति के पास में फोन आ गया, पति वहां चला गया। तो उसके साथ में थाने में वैसा ही व्यवहार किया गया जैसी पुलिस वालों से उम्मीद होती है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, 458 के मामले में जो भी मामले आते हैं तो उनकी पहले प्रारंभिक जांच की जाए, काउंसलिंग की जाए, और उसके बाद में यदि तथ्य सही पाया जाए तो एफआईआर दर्ज किया जाए। लेकिन महिला पुलिस थाने में न तो ऐसी कोई प्रारंभिक जांच की, न ही काउंसलिंग की, और एफआईआर दर्ज कर दी। पत्नी के मंसूबे ये थे कि ये इनको मैं अरेस्ट कराऊंगी, इनकी नौकरी जाएगी, अब मकान मेरे नाम का है। तो उसने कोई एफआईआर में ये भी लिख दिया कि ये भूखंड और मकान है मेरे नाम का है, और पति को बाहर निकालने के लिए सारी योजना थी। उसको ये पता नहीं था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अरनेश कुमार का एक फैसला हो चुका है जिसके अंदर ये कहा गया है कि 498 के खूब मुकदमे झूठे दर्ज हो रहे हैं, ये इसलिए इसमें गिरफ्तारी नहीं की जाए। तो पुलिस को जब वो फैसला बताया गया तो उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन अब वो उसका तो मंसूबा यही था कि गिरफ्तार करवाना है, तो दूसरी योजना बनाई। पुलिस थानेदार, जो दूसरा थाना जो लगता है उस कार्य क्षेत्र का, वो वहां थानेदार से कुछ सेटिंग की। थानेदार की सिपाही ने उनके पति को फोन करके रात को बुलाया थाने में। रात को बुला करके उसके जूते वूते खुलवा करके हाथ बैठा दिया कि तेरे खिलाफ तेरी पत्नी की जो है कंप्लेंट है। अब वो जो छोटा बच्चा है 14 साल का, वो पति के पास में रहता है, अपनी मम्मी के पास रहता ही नहीं है। तो पति को चिंता हुई कि मेरा बेटा घर में अकेला बैठा है, वो परेशान हो जाएगा। तो उसने काफी मिन्नतें की थानेदार से, और घर वाले भी वहां पहुंचे। तो थानेदार ने ये कह करके उसको छोड़ा कि सुबह वापस आ जाना और रात को उस घर में मत रहना। मान नहीं पड़ा। वो पति अपने घर पहुंचा, बेटे को लेकर के अपने किसी रिश्तेदार के वहां सो गया। सुबह वो थाने पहुंचा। एक थाने का दलाल आया, 20-25 हजार रुपए की हाई डिमांड की कि 20-25 हजार रुपये दोगे तो छोड़ देंगे। लेकिन रिश्वत देना खून में नहीं था। 2-3 पीढ़ियों से न तो कोई हराम का पैसा लेना, न रिश्वत देना, खून में नहीं था। तो मना कर दिया। उसको दिन भर वहां बैठाए रखा। उसको पता ही नहीं चल दिया कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं। शाम को 4-5 बजे पुलिस वाले उसी की कार में बैठ करके एसीपी कोर्ट में गए। यहां एसीपी को 151 के मामलों की सुनवाई के पावर है, और वहां जाकर के एक इस्तीगासा पेश किया। एसीपी कोर्ट ऐसा बना हुआ था वो है पुलिस वालों का कि जहां मजिस्ट्रेट बैठा था ना, वहां 20-25 फुट की दूरी पर वो आदमी खड़ा रहता था। मतलब आवाज भी सुनाई नहीं दे। फॉर्म वॉर्म भरवाया, वो किया, बाद में कॉपी दी तो मालूम पड़ा कि पुलिस वालों ने एक कहानी रची थाने के अंदर कि इस व्यक्ति ने थाने में उधम मचाया, थानेदार की
मेज पे मुक्का मारा और कहा कि पत्नी ने मेरी आपके यहाँ शिकायत कर दी, मैं पत्नी को छोड़ूंगा नहीं, मैं पत्नी को मार दूंगा, ये कहूँगा, और ऐलानिया धमकियाँ दी कि मैं पत्नी को मार दूंगा। तो ये इस अपराध को रोकने के लिए पुलिस वालों ने उसे थाने में ही गिरफ्तार किया और इस दशा बना करके एसीपी कोर्ट में भेजा और उसे साइन करवा करके 6 महीनों के लिए पाबंद भी करवा दिया। तो मतलब पत्नी की इच्छा पूरी होगी कि मेरे पति को गिरफ्तार करवाना है। उसके बाद जब पति को मालूम पड़ा कि ये सारी इसकी योजना उसके नाम से जो मैंने भूखंड करवाया था, प्लॉट करवाया था, उसको हड़प करके सब बच्चों को और उनको घर से बाहर निकालने की है, तो उसने वह पति ने अपना एक सिविल सूट दायर कर दिया कि ये जो भूखंड खरीदा था ये मैंने मेरी आमदनी की ज्ञात स्रोतों से खरीदा था और प्रेमवश इसके नाम इसकी रजिस्ट्री करवा दी थी। एफआईआर से मालूम पड़ा कि ये इस मकान पे अपना कब्जा जताना चाहती है, तो इसका मुझे मालिक है डिक्लेयर किया जाए, पैसा मेरा लगा हुआ है और प्रेमवश मैंने इसके नाम से करवाया। तो वाद दर्ज हो गया। वाद दर्ज होने बाद में क्या होता है कि भाई जो प्रतिवादी है यानी पत्नी है, यदि उसने अपने पैसों से वो भूखंड खरीदा है तो वो अपनी डिटेल कोर्ट के सामने पेश कर दे कि भाई ये मैंने मेरे ज्ञात आमदनी के स्रोत से खरीदा है, इसलिए ये वाद झूठा है। ऐसा उसके पास कोई था नहीं। एक वकील से एप्लीकेशन लगवाई 7/11 में कि ये मेरे नाम से खरीदा गया है, इसलिए ये बेनामी संपत्ति है और बेनामी संपत्ति में बेनामी संपत्ति के जो कानून है उसकी धारा 4 के तहत कोई वाद दायर नहीं हो सकता। तो उसने उसे बेनामी संपत्ति बताया और उस वाद को खारिज करने के लिए निवेदन किया। बहस हुई। बहस में सामने आया कि इसी बेनामी संपत्ति एक्ट वाले की जो धारा 2 है उसके अंदर बेनामी संपत्ति की परिभाषा दी हुई है कि यदि पति अपने ज्ञात आमदनी के स्रोत से अपने धन से कोई संपत्ति खरीदता है और वो पत्नी के नाम से वो खरीदता है तो वो बेनामी संपत्ति की परिभाषा में नहीं आती। तो ये हमारा जवाब था। मजिस्ट्रेट साहब ने अपना निर्णय सुनाया और उसकी एप्लीकेशन खारिज कर दी। अब उसकी एप्लीकेशन खारिज करने बाद में कोर्ट में सुनवाई होनी थी। तो अब देखो जुडिशरी के कमाल। उसने एक दूसरा वकील किया और वकील किसको किया? जिसके पिता पहले हाई कोर्ट में पूर्व में जज रहे हुए थे। तो पूर्व जज साहब के बेटे को वकील किया और हाई कोर्ट की किस बेंच में लगाया रिवीजन, जिसमें उन पूर्व जज साहब की जो जूनियर थी वो जज थी। यानी कि एक जज की जूनियर वो तो जज और उस पूर्व जज का जो बेटा वो वकील और उस मजिस्ट्रेट साहब के केस के खिलाफ उन्होंने सिविल रिवीजन पेश कर दी। तो उस जज साहिबा ने एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर नोटिस जारी कर दिए और जो मजिस्ट्रेट साहब सुनवाई कर रहे थे डिक्लेरेशन सूट की, उसकी प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी। अब मामला हाई कोर्ट में, अब उसमें बहस होनी है। तो अध्ययन किया तो मालूम पड़ा कि जिस सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग की उन्होंने नजीर पेश की, उस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग उसके ऊपर लागू ही नहीं होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जिस मामले में थी वो वादी प्रतिवादी पति पत्नी नहीं थे। तो जब पति पत्नी नहीं है तो बेनामी संपत्ति की परिभाषा में आता ही है। हाँ, यदि पति पत्नी का मामला होता है तो बेनामी संपत्ति में नहीं आता है। तो ये रूलिंग इस केस में फिट भी नहीं होती। तो भी जज साहिबा ने आदेश दे दिया था, नोटिस जारी कर दिए और निचली अदालत की प्रोसीडिंग पे रोक लगा दी। अब वो पेशी पे पेशी, तारीख पे तारीख
पड़ती ही है। दामिनी फिल्म में तो आपने देखा ही है। एक दिन साहब क्या हुआ कि वो कॉज लिस्ट में नाम ऊपर आ गया। सबने सोचा कि आज तो सुनवाई होगी और जज साहब डिसीजन दे देंगे इसके ऊपर। उस दिन सामने वाले वकील ने कहा कि साहब दोनों पार्टियों का मीडिएशन से मामला सुलझ जाएगा और दोनों पार्टियां समझौता करने की इच्छुक है। तो पति के वकील के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था ना, वो भी है मना कर दे तो जज साहब कह देते कि यार जब दोनों पार्टियां समझौता करना चाहती है तो आप क्यों बीच में अड़े आ रहे हो, और अच्छा है पति पत्नी के मामले में समझौता हो ही जाना चाहिए। तो साहब ये मामला मीडिएशन का हो गया। अब मीडिएशन में तो मामला कुछ और ही देखा गया। समझौता क्या था, वो तो पति की और भी ये जो छोटे छोटे कोई भूखंड लिए हुए थे अपनी बेटियों की शादी के हिसाब से कि भाई जब बेटियां शादी करेगी तो बेच के इसके मैं शादी में लगाऊंगा। उन भूखंडों पे भी वो तो मांगने लगी, हिस्सा मांगने लगी कि मेरे को तो सब दे दो, आप मकान भूखंड ये सब दे दो। कोई बात ही नहीं थी समझौते की। 2 तारीखें पड़ी, मीडिएशन फेल हो गया, वापस आ गई। तो ये इस तरह से ये मामले कैसे अटकते हैं। अब अभी चल रहे हैं, अभी आगे से आगे देखते जाओ क्या क्या रास्ते मिलते हैं। तो इस मामले में पति ने अपनी पत्नी की कोई ऐसी मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना नहीं की जिसमें वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होती हो या उसके जीवन में कोई खतरा हो। हकीकत तो ये है कि पति ने वो एसटीसी करके शादी की थी। पति ने उसको बीएड करवाया, पति ने उसको तैरना सिखाया, पति ने उसको कार चलानी सीखी, हर कदम में मदद की उसकी। लेकिन खैर इसका सबूत नहीं है। सबूत भी है, जो कोर्ट मांगेगा तब दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। अब उधर वो 498 का जो पुलिस वालों ने न्यायालय में चालान पेश कर दिया। 406 धारा पुलिस वालों ने हटा दी कि ऐसी कोई संपत्ति का मामला है नहीं, क्योंकि उसने पहले लिख के दे दिया कि जो मेरे जो उपहार थे वो सब मेरे पास में ही है। तो 406 खत्म हुआ। 323 लगाया था मारपीट का, वो भी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस को नहीं मिला, तो वो भी नहीं लगा। केवल 498A में पुलिस वालों ने परिवार पेश किया। तो वहाँ कोर्ट में भी एक अपना जो प्राइवेट वकील खड़ा किया पत्नी ने, और 406 की एक दूसरी कहानी बना के पेश की, और 323 की भी कहानी बना के पेश की, और वो जो रिकॉर्डिंग की थी ना, उस जो रिकॉर्डिंग को भी पेश किया, उसका कोई ट्रांसक्रिप्शन पेश किया जिसकी कॉपी पति को भी मिली। मजिस्ट्रेट ने उस झूठी एप्लीकेशन को भी खारिज कर दिया, लेकिन मजिस्ट्रेट ने सुओ मोटो से एक 323 की धारा उस चालान में और जोड़ दी। तो अब 4 बहस में मामला आएगा। तो इस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट ने अचिन गुप्ता के मामले में एक रूलिंग भी दी कि ये कोई परिवार में डे टू डे वाले घरेलू झगड़े होते हैं, ये 498A में नहीं आता है। लेकिन अधिकांश लोग रूटीन के डेली जो घरेलू विवाद को भी 498 बना देते हैं। ये एक गलत परंपरा है। संबंधित मजिस्ट्रेट लोग और पुलिस इसके ऊपर ध्यान दे। एक सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी रूलिंग है। लेकिन फिलहाल ना तो पुलिस ने उसके ऊपर ध्यान दिया और ना ही मजिस्ट्रेट ने दिया, वो भी केस विचाराधीन है। तो ये 498A का जो पहला बिंदु है वो प्रताड़ना का, कि मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना इस किस्म की हो कि स्त्री आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाए, या उसके जीवन को खतरा पहुंच जाए, या उसके स्वास्थ्य को खतरा पहुंच जाए, या उसका कोई अंग भंग हो जाए, तो 498 देखती है। 498 का जो दूसरा मामला है वो है कि दहेज के लिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रताड़ित किया गया जाए, या स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।
यानी कि दहेज देने के लिए स्त्री को या उसके नातेदार को से कोई दहेज की मांग की जाए, और स्त्री को इसलिए तंग किया जाए कि उसका नातेदार ये मांग पूरी नहीं कर रहा है। तो ऐसा कोई मामला होता ही नहीं। बेसिकली क्या है, दहेज क्या होता है, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। दहेज क्या होता है? शादी के अंदर जो लड़की को ससुराल वालों से और उसकी पीहर वालों से जो उपहार मिलता है वो दहेज की परिभाषा में नहीं आता है। वो उस लड़की को दिया गया उपहार होता है। जैसे उसके कोई गहने हैं, वो है, बर्तन है, वो है। दहेज केवल वो चीज है कि लड़का मांग करता है कि मुझे इतने लाख कैश दो, मुझे गाड़ी दो, मुझे प्लॉट दो, मुझे मकान दो। जो लड़का मांग करता है वो दहेज की श्रेणी में आता है। स्त्री को दिए गए उपहार दहेज की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए जो लोग शादी करते हैं उनको चाहिए कि जो उपहार मिलते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए कि ये उपहार इसने दिया, ये इसने दिया, और उस लिस्ट के नीचे लड़के लड़की दोनों के साइन हो जाए और एक गवाह के साइन हो जाए, और वो लिस्ट दोनों के पास में रहे ताकि भविष्य में कोई दहेज जैसा मामला कोई सामने आए तो विवाद न हो। और वो जो उपहार है वो लड़की के ही होते हैं, इसलिए उसको स्त्री धन कहा जाता है। इसलिए जो उपहार है वो लड़की के पास ही रखना चाहिए। सास को अपनी कस्टडी में कभी नहीं लेनी चाहिए कि मैं तेरे इसकी जो है सुरक्षा करूंगा। लड़की चाहे तो अपने पीहर में रखे और चाहे तो अपना खुद का लॉकर खुलवा करके उसके अंदर रखे। ससुराल वालों को लेना ही नहीं चाहिए। एक ये रीत बना देनी चाहिए, ये रिवाज बनाना चाहिए कि जैसे चोरी का पैसा अपने घर में कोई नहीं रखना चाहता है, दान का पैसा अपने घर में कोई भी नहीं रखना चाहता है, वैसे भी किसी भी स्त्री धन की चीज घर में रखनी ही नहीं चाहिए। तो ये 406 का मुकदमा खत्म हो जाए। तो ये अब समय की मांग है कि जब भी बेटे की शादी हो और उसकी बहू घर में आए तो उसकी कोई भी चीज अपने पास नहीं रखे। चाहे तो वो अपने पीहर रखे और चाहे तो वो अपना खुद का बैंक लॉकर खुलवा करके उसके अंदर रख ले। तो इसमें कोई वो बुराई नहीं है और बुरा मानना भी नहीं चाहिए। तो दहेज जैसी आज के समय में कोई बात होती नहीं है। किसी प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के टाइम में एक विवाद था कि बड़े बड़े राजघरानों में जब कुंवर साहब की शादी होती थी तो उसके ससुराल वाले दायजा देते थे, जिसको हिंदी में दहेज कहते हैं, और वो दायजा होता था। और वैसे भी पहले की जो शादियां होती थी है बड़े बड़े राजाओं में, आज भी शादी को राजा का रूप ही तो लिया जाता है। इसीलिए तो लड़का घोड़े पे बैठ के जाता है, तलवार लटका के जाता है, साफे के ऊपर जो तुरा किलंगी लगा के जाता है, राजा बन के जाता है, दूल्हा राजा। तो वो एक राजसी ठाठ से तो करता है। तो ये परंपरा राजाओं की थी। पहले भी शादी होती थी तो एक राजा दूसरे राजा पे हमला करता था और वो जो जीतता था उसकी शादी हारे हुए राजा की बेटी से या उनकी जो कन्या से होती थी। या जब राजाओं में आपस में समझौता करना होता था तो उस संधि में उसमें समझौते में आपस में रिश्ते में बनते थे और फिर उनको खूब सारा धन दौलत जीते हुए को दी जाती थी, क्योंकि वो लड़के वाला होता था जीता हुआ, और हारा हुआ होता था वो लड़के वाला होता था। या इसलिए आज भी एक परंपरा बनी हुई है कि लड़की का परिवार अपना सिर झुका के रहता है जैसे वो हार गया हो। ये परंपरा है। लेकिन आज के ज़माने में ये दहेज जैसी कोई बात नहीं है। और जिन जातियों में दहेज है ना वो बहुत शातिर होते हैं। वो तो पहले कैश ले लेते हैं फिर उसके बाद ही बात करते हैं, तो वो कहीं कानून के दायरे में आता नहीं है। या वो लेते हैं ना सबके सामने ढोंग ये करते हैं कि हम सिर्फ 100 रुपये में सिर्फ 100 रुपये का दस्तूर लेकर के शादी कर रहे हैं, और उसको अखबार में भी छपाते हैं कि फलान जी साहब ने अपने होनहार बेटे इंजीनियर डॉक्टर की शादी केवल 100 रुपये के दस्तूर लेकर के और की, और वो अखबार में न्यूज छपती है। वो न्यूज एक सबूत बनता है कि हमने दहेज नहीं लिया था। अच्छा है, दहेज किस चीज का लिया था? दूसरों का मुफ्त का माल खाने की इच्छा ही होती है। जब दूसरी ओर लड़की वाले भी तो क्या करते हैं, अपने से अमीर घर देखते हैं, सरकारी अफसर देखते हैं, अमीर बिजनेसमैन, ताकि उनकी जब लड़की वहां जाए तो उसको मुफ्त में बैठे बैठाए बंगले, कारें, ठाट बाट सब मिल जाए। वो भी तो अमीर देखते हैं। वो भी तो एक तरह की डिमांड ही है कोई लड़की वालों की कि बड़ा घर हो, बड़ा अफसर हो तो शादी करेंगे। ये भी एक कुरीति है।
तो हर किसी की इच्छा होती है कि दूसरे का मुफ्त का माल कैसे हड़पा जाए। और आजकल तो ये होता यही है कि बड़ा घर दे के शादी की, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल रहे, फिर झगड़ के आगे। झगड़ना किससे? सासू से। सासू भी स्त्री है, बहू भी स्त्री है, और 458 का जो ये धारा लाई गई है वो बहू के पक्ष में और सासू के खिलाफ है। तो ये किसी स्त्रियों का कवच नहीं है कि भाई स्त्रियों के साथ ज्यादती होती थी, ये इसलिए ये कानून लाया गया। यदि स्त्रियों के लिए कवच होता तो सास भी स्त्री थी। आदमी तो अपनी पत्नी को भी खुश रखना चाहता है और अपनी माँ को भी खुश रखना चाहता है। आदमी की जिनकी भी 2 स्त्रियां होती है, सबसे बड़ी पत्नी और माँ। लेकिन पत्नी और माँ आपस में एक दूसरे को खुश रखना नहीं चाहते। कल एक बात हो रही थी एक हमारे रिश्तेदार की कि एक कोई लड़की 29-30 साल की हो रही है, और जब भी वो कोई उसके रिश्ते की बात चलती है तो वो ढूंढती है कि लड़का मेरे से लंबाई में ज़्यादा हो, लड़का मेरे से अधिक पढ़ा लिखा हो, लड़का मेरे से अधिक बुद्धिमान हो, और लड़का मेरे से ज़्यादा कमाता हो, और लड़का मेरे से ज़्यादा स्वस्थ हो। ये लड़कियों की डिमांड रहती है कि सभी मामले में लड़के उससे अच्छे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी होनी चाहिए। तो प्राचीन काल में स्वयंवर भी इसीलिए होता था कि अच्छे का चुनाव हो। और जेनेटिक्स साइंस भी ये कहती है कि यदि पुरुष और महिलाएं अच्छी होगी तो उनकी जो जनरेशन भी अच्छी किस्म की पैदा होगी, जो मनुष्य जाति में इवोल्यूशन में आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ एक मामला दूसरी है। लड़के की हाइट अच्छी हो, लड़के की अर्निंग अच्छी हो, लड़के की शिक्षा अच्छी हो, लड़के की इनकम अच्छी हो, लड़के का रूप मेरे से अच्छा हो, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल मैं करूंगी। वो तो मेरे से अच्छा, लेकिन वो मेरे नियंत्रण में रहेगा। हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे संभव है कि जो आपसे हर एस्पेक्ट में जो अच्छा है वो आपके नियंत्रण में रहेगा? ये सोचना ही आज एक अविवाहित रहने का कारण है। आज की जनरेशन शादी करनी नहीं चाहती, और दूसरा इन कानूनों के कारण शादी नहीं करनी चाहती। तो आने वाले टाइम में हमारे देश की स्थिति खराब हो जाएगी। इसमें लड़की का ये दोष नहीं है कि वो उसने अपने पति और उनके खिलाफ रिपोर्ट क्यों दर्ज करवाएगी। रिपोर्ट दर्ज करना उसका अधिकार है। यदि वो कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ पुलिस में या न्यायालय में रिपोर्ट दर्ज कराती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्नी गलत है। उसको अधिकार है, संविधान के तहत अधिकार है और कानून के तहत अधिकार है। लेकिन पुलिस और न्यायालय को देखना चाहिए कि वो रिपोर्ट सही है या गलत है। उस रिपोर्ट प्राप्त होते ही सारे फीमेल के पक्ष में हो जाए और मेल को एज ए हार्डकोर जो क्रिमिनल ट्रीट करे, ये गलत है। कोई भी पति पत्नी के मसले में कोई भी पति हार्डकोर क्रिमिनल नहीं होता है कि उसको आप अरेस्ट करने जाओ तो 4-5 लोग विद गन्स जाओ वहाँ, या उसको आप लाते ही उसके कपड़े जूते खुलवा करके उसको थाने के लॉकर में डाल दो। गलत है ये समाज को तोड़ने का काम पुलिस कर रही है और न्यायालय कर रही है। न्यायालय में यदि उस आदमी के खिलाफ चालान पेश हो तो उस आदमी से इज्जत से बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये आरोपी है इस मामले में 458 में, तो ये जो कोने में रहे खड़ा रहे, चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कितनी भी ऊंची हो, चाहे वो कितने अच्छे पद पे हो, चाहे वो कितना ही नेक और ईमानदार व्यक्ति हो, तो इस तरह से न्यायालय में उसका बेइज्जत करना, उसके साथ में दुर्व्यवहार करना, ये कौन सा न्याय है? आरोपी है, पुलिस ने पेश किया है, आप उसको बैठाइए ना सामने, आप सुनवाई कीजिए, आप कंप्लेंट एंड प्रोसिक्यूशन को सुनिए, उसको भी सुनिए। उसके साथ में हैरेसमेंट क्यों करते हो? उसकी बेइज्जती क्यों करते हो? वो पेशकार है, वो
ये इसमें इसमें अतुल सुभाष वाले में जो उसने पेश कार के लिए बताया ना, ये तो आम चीज है, होता है, सब देखते हैं। सबूत नहीं है, क्योंकि न्यायालय में मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है। यदि कल को न्यायालय के अंदर मोबाइल और कैमरा अलाउड कर देना, तो उसकी पेश कार की और उसकी मजिस्ट्रेट की सारी चीजें जनता के सामने आ जाए। लेकिन वहां अलाउड नहीं है, वहां मोबाइल स्विच ऑफ करके जाना पड़ता है। यदि मोबाइल की घंटी भी बज जाए ना, तो भी उसके ऊपर जुर्माना पेनल्टी लगा दी जाती है। तो जहां इस तरह की शक्तियां होगी तो वहां अन्याय होगा। न्याय होता है खुले में। न्यायालय का कंसेप्ट है खुले में। ओपन न्यायालय में फैसला दिया, ओपन न्यायालय में सुनवाई की, इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने कई कुर्सियां लगी रहती है। वहां कोई भी आदमी जाकर के न्यायिक कार्रवाई को देख सकता है, सुन सकता है। लेकिन होता क्या है, हाई कोर्ट के अंदर जाने से पहले पास बनवाना पड़ता है कि आप हाई कोर्ट में क्यों जा रहे हो। ये क्या मतलब हुआ? मैं एक भारत का सामान्य नागरिक हूं और मैं हाई कोर्ट की सुनवाई सुनना चाहता हूं, तुम पास नहीं देंगे। तो जहां चीजें खुले में नहीं होती है, वहां अन्याय होता है। और पति पत्नी के मामले, जो मसले होते हैं, वो कानूनी रूप से सुलझाए ही नहीं जा सकते। ये शादी एक सामाजिक परंपरा है, ये कानूनी परंपरा नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता है कि तुम शादी करो, यदि तुम कुंवारे रह गए तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। जब ऐसा कानून नहीं है कि किसी को शादी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, तो कोई आदमी अलग रहना चाहता है, अलग होना चाहता है, तो वो आपस में ही समझौते करके अलग हो जाए। तो इसमें अलग नहीं करने के लिए भी कानूनी बाध्यता हो गई है। जब तक कोर्ट डिक्री नहीं देगा, आपको तलाक नहीं मिलेगा, आप अलग नहीं रह सकते। ये एक लॉजिकल बात है कि जिस शादी को करने के लिए कानून बाध्य नहीं करता है, तो उस शादी से अलग होने में कानूनी बाध्यता क्यों है? ये आदमी की निजी जिंदगी का फैसला है, ये आदमी का सामाजिक मामला है। सामाजिक मसले सामाजिक चीजों में ही हल होते हैं। पहले पंचायतें होती थी अपने समाज में, लेकिन आजकल पंचायतियों को तो मान लिया, अपराधी मान लिया कि कोई भी पैरेलल कोर्ट नहीं चल सकता, कोई भी आदमी पैरेलल न्यायालय के पैरेलल कोई भी डिसीजन नहीं दे सकता। तो आप दो, आप दे नहीं पाते हो, तारीख पे तारीख डालते हो। बस उस आदमी की एक जो जीवन मिला है, अमूल्य जीवन मिला है, वो वापस रिट्रीट नहीं होता है कि 10 साल मेरा जो जीवन के जवानी के जो दिन थे वो न्यायालय के चक्कर काटने में लग गए और अब मैं जीत गया हूं, तो क्या मेरे पिछले 10 साल मिल सकते हैं? ये क्रूरल्टी है, ये मानसिक प्रताड़ना है। स्त्री की मानसिक प्रताड़ना का जो कानून में जो डेफिनेशन दी है ठीक है, लेकिन पुरुष की मानसिक प्रताड़ना भी तो होती है। एक पति कोई हिस्ट्री सीटर नहीं होता है, कोई हार्डकोर अपराधी नहीं होता है, एक समाज में जीने वाला आदमी होता है। उसकी पत्नी से मतभेद हो गए, किसी बात पे मतभेद हो सकता है, खाना बनाने पे हो सकते हैं मतभेद, अपने मदर फादर की सेवा के लिए आए मतभेद हो सकते हैं, अपने बच्चों की फीस के लिए मतभेद हो सकते हैं, उसके किसी खर्चे को लेके मतभेद हो सकते हैं। तो ये थोड़ी है कि वो पुरुष हार्डकोर हाई ऑफेंडर हो गया, पुलिस उसको सिंचर में बंद कर देगी और न्यायालय उसको हाथ बंधा करके एक कोने में खड़ा कर देगा और दिन भर जब तक पेशियां होती रहेगी वो वहां खड़ा रहेगा, उसके खड़े खड़े टांगे दुखने लग जाएगी तो वो हाया खड़ा रहेगा, डरता रहेगा। ये कैसा न्याय है? ये न्याय नहीं होना चाहिए। न्याय प्रणाली में बदलाव आना चाहिए, जरूरी है। तो इस तरह से जो सुभाष ने जो कृत्य किया है वो सही नहीं किया है, उसको फेस करना चाहिए। यदि जीवन की इच्छा कम हो गई है तो उसको दोस्तों से शेयर करना चाहिए था, अपने रिश्तेदारों से शेयर करना चाहिए था, और अच्छे दिन आएंगे इस आशा के साथ जिंदा रहना चाहिए था कि अच्छे दिन आएंगे। आशा सबसे बड़ी होती है, उम्मीद सबसे बड़ी होती है। जय हिंद, मेरा ये कहना था। और एक चीज और लास्ट में, एक युवाओं के लिए सुझाव, यदि युवा लड़के और लड़कियां पति पत्नी बनते हैं और दोनों ही कमाते हैं, दोनों ही अर्निंग पर्सन है, तो उनको अपनी अपनी कमाई को अपने अपने खाते में डालना चाहिए। और
जो भी घर के लिए सामान खरीदे, प्लॉट खरीदे, टीवी खरीदे, कार खरीदे, तो जो खर्चा कर रहा है वो अपने नाम से खरीदे, ताकि ये नहीं हो कि भाई किसी दूसरे ने उसके नाम से खरीदा है। पत्नी ने लोन लिया, पत्नी अपने नाम से मकान खरीद ले। पत्नी ने लोन लिया, पत्नी अपने नाम से कार खरीद ले। अब पति की कमाई इकट्ठी हो गई तो पति अपने नाम से कुछ और खरीद ले, गहने खरीद ले, जो भी। लेकिन जो खर्चा करे वो अपने नाम से उसका बिल देवे। और जो घर का खर्चा जो कॉमन चलता है उसके लिए एक कॉमन फंड का खाता खोल देना चाहिए। तो जैसे 50-50% अपनी अपनी आय का उस कॉमन खाते में पति और पत्नी दोनों डाल लेंगे। फिर उसमें से जो पैसा निकलेगा वो बच्चों की फीस है, घर का खाने पीने का खर्चा है, दीगर खर्चा है, वो होता रहेगा। तो इसमें डिस्प्यूट सारा धन का हो गया है। आजकल जितना भी डिस्प्यूट है, चाहे भाई भाई में हो, चाहे पति पत्नी में हो, वो धन का है। तो धन के डिस्प्यूट का ओरिजिन ही खत्म कर देना चाहिए ना। तुम कमाओ, तुम खरीदो, तुम्हारे नाम का सामान रखो, तुम कमाओ, तुम खरीदो, तुम्हारे नाम का सामान रखो, दोनों का साथ रखना खर्चा है वो एक कॉमन फंड में डाल दो। कल कोई डिस्प्यूट हो तो अपने अपने बिलों के साथ अपना अपना सामान ले जाए, किस्सा खत्म। काहे का झगड़ा है? इसलिए यदि पति पत्नी दोनों कमाते हैं तो अपने अपने आय के खाते अलग अलग खोलें, और जो सामान खरीदते हैं अपने अपने नाम से अपने अपने सामान का बिल लें, बस। और जहाँ तक दहेज का सवाल है तो वहाँ सबके सामने एक घोषणा कर दी जाए कि मैंने दहेज नहीं लिया और मैंने दहेज नहीं दिया है। इस घोषणा की रिकॉर्डिंग, दस्तावेज संभाल के रखें। डिस्प्यूट तो होना ही है, क्योंकि जब 18 साल लड़की की आयु और 21 साल जब लड़के की आयु शादी के लिए की है, कम से कम अनिवार्य है, तो शादियाँ होती है 25-25 साल, 30-30 साल में। तो उनकी बुद्धि का विकास तो पर्याप्त हो जाता है, और बुद्धि जिसमें ज़्यादा होती है तो वो उतना ही सातिर होता है। तो इस सातिराना चीज़ परिवारों में घुस गई है, ये निकलेगी नहीं। तो जो आपके बेटे हैं उनके लिए ऐसी ही योजना बनाए कि शादी की परंपराएं कुछ बदल दे, और शादी से पहले लड़के और लड़कियों दोनों को ये कानूनी प्रावधानों की पूरी जानकारी एक वकील साहब को बुला कर करवा दे। पंडित जी फेरे करवाते हैं ना, उससे पहले एक रस्म बना दे कि एक वकील ला करके और दोनों पक्षों को बैठा करके सारे कानूनी पहलू बताएंगे कि भविष्य में क्या क्या दुर्घटना हो सकती है, इसलिए आपको ये नहीं करना है। और एक प्री नेप्चुअल एग्रीमेंट बना दे, और उस प्री नेप्चुअल एग्रीमेंट पे पति पत्नी दोनों साइन कर ले, 2 गवाह हो जाए। तो ये एक बचाव का कारण है। एक नई परंपरा बना देनी चाहिए। इसके अंदर जो शर्माने की कोई बात नहीं, इसके अंदर चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो रिश्ता करे, ना करे तो ना करे यार। अपना जीवन, अपनी सांसें क्यों किसी के गुलाम रखते हैं? मस्त रहो, जियो, आनंद लो। जय।